नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है डीएफसी साल में एग्जीक्यूटिव सिविल का पेपर हुआ था 25 अगस्त 2023 को थर्ड शिफ्ट में। इसमें जितने भी जनरल साइंस के प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। और देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि हम इसमें 160 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए जनरल साइंस के, जो कि 2016 से 2021 तक डीएफसी साल में पूछे गए प्रश्न का ही यहाँ पर संकलन है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। और देखिए, इस सीरीज में हम डीएफसी साल के जो 2023 में पेपर हुए उसमें 9 पेपर हुए थे, सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। इसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? तो आभासी है, यानी कि दैट इज ए वर्चुअल। उसके बाद इरेक्ट है, यानी कि सीधा है, और साथ ही साथ वस्तु से बड़ा है, यानी कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी कि वस्तु को हम जैसे इस तरह से उत्तल लेंस बनाते हैं तो इसमें वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे? तो दोस्तों, वस्तु को रखेंगे यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इस तरह से, यानी कि F1 अगर है तो इसके बीच में हम रखेंगे, यानी कि फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में हम लोग रखेंगे। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की दीवार में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियां द्वारा जारी प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। कैसा है? तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कि रिलीज करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होती है वॉल ऑफ द स्टमक। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों बोलते हैं पेप्सिन। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है? यानी कि ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन के जो है O3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है। यानी कि ओजोन क्या है? एक अणु है जो कि O3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि 3 परमाणुओं द्वारा। तो 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। O3 इसका सिंबल होता है। तो ओजोन का काम क्या होता है? तो बेसिकली ओजोन एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर दैट इज ए समताप मंडल में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी मोटाई की जो मापने की इकाई है वो डॉप्सन है। तो इसकी यूनिट क्या है मोटाई की? तो डॉप्सन यूनिट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो क्या है? सही पूछा गया है। कैसे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज ए लैंगिक प्रजनन के बारे में। तो देखिए, पपीता क्या एक लिंगी है? जी हाँ, पपीता क्या है? एक लिंगी है। तरबूज क्या उभयलिंगी है? नहीं, तरबूज भी एक लिंगी का ही एग्जाम्पल है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि तरबूज और पपीता दोनों में यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती है। तो करेक्ट उत्तर देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पपीता ही सही होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, यानी कि केवल एक होगा। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो कि, ध्यान रखना है, एकाधिक विखंडन द्वारा एक साथ कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है? कैसा है? तो यूनिसेलुलर दैट इज एक कोशिकीय जीव है। और क्या होती है? तो डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फ्यूजन। तो इसको ध्यान रखना है, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा मेनी डॉटर सेल में जो है विभाजित हो जाती है। तो इसको बोलते क्या हैं? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। प्लाज्मोडियम कैसा है? तो एक कोशिकीय जीव है, इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकल लंबाई एफ के बीच में सही संबंध है? तो कैसा है? तो यहाँ पर स्फेरिकल, यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, यानी कि गोलाकार दर्पण है, जिसमें आर जो है आपको वक्रता त्रिज्या दैट इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एफ जो है यहाँ पर फोकल लेंथ है। तो दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं? तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि फोकल लेंथ जो है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो एफ इजकल टू आर बाई 2 दैट इज ए आर इजकल टू 2 एफ। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संगमरमर दैट इज ए मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या है। तो मार्बल का यहाँ पर केमिकल फार्मूला है CaCO3, दैट इज ए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। करेक्ट उत्तर इसका सी से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो सोलर सेल बनाई जाती है उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, तो सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो सेमीकंडक्टर दो यूज़ होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है यहाँ पर सी सही होगा। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन का यूज़ यहाँ पर सोलर सेल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए डुब राइनर का ट्राइड्स के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए सही कथन पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो डुबे राइनर ट्राइड्स के संबंध में। तो देखिए जो डुबे राइनर जो ट्राइड्स हैं उसमें क्या होते हैं कि ये तीन तीन का जो है यहाँ पर बनाया जाता है, ट्राइड बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है जो बीच वाले तत्व होते हैं इन दोनों का बेसिकली एवरेज होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि देखिए डुबे राइनर ने दिखाया कि जब त्रिक में तीन तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखा जाता है, क्या करते हैं, तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखा गया था मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान। क्या मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था। तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए जो डुबे राइनर का ट्राइड्स था उसमें जो है आठ जो है ट्राइड्स की पहचान की गई थी। नहीं जी, एक गलत है, क्योंकि तीन जो है ट्राइड्स की पहचान की गई थी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो तीन ट्राइड थी, तो ए हो गया गलत। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए यहाँ पर हो गया सही। यानी कि एक हो गया यहाँ पर एक और यहाँ दो होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पीएच पैमाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो क्या है पीएच पैमाने में जो है सही कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच स्केल बेसिकली होता क्या है, तो अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक स्केल का जो है यहाँ पर निरूपण किया गया, इसलिए जो है इसको पीएच स्केल। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो पीएच स्केल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 7 जो है न्यूट्रल होता है। यानी कि न्यूट्रल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और इस देखिए ऊपर जो बढ़ते जाएगा 14 तक, तो ये होता है आपको बेसिक, यानी कि क्षारीय का होता है। 7 से कम होगा तो अम्ल की तरफ बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा 7 से कम अम्लता, जैसे कि यानी कि घटते जाएगा तो अम्लता उसकी बढ़ती जाएगी, और 7 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। और देखिए पीएच ये फार्मूला भी पूछा गया। पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन। माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। इतना समझाने के बाद किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जी हाँ, मैंने समझाया। तो ऑप्शन ए सही है। पीएच पैमाने पर 7 से अधिक मान अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि ये क्षारीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है। तो दूसरा हो गया गलत। तो केवल एक ही यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले जनरेटर का काम क्या होता है। तो जनरेटर का काम होता है बिजली पैदा करना। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। यानी कि उसमें हम जो है किरासन तेल या फिर डीजल डालते हैं। तो डीजल से बेसिकली चलती है। तो हम डीजल डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यह एक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नहीं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है मोटर। इसको ध्यान रखिएगा। तो मोटर और जनरेटर में यही डिफरेंस है। मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि जनरेटर क्या करती है, तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया गलत जनरेटर के संबंध में। और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। जी हाँ, इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ही यहाँ पर सिर्फ सही हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका सी हो गया। केवल दूसरा ही यहाँ पर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से अगर दाएं जाते हैं,
क्या करते हैं, तो देखिए आवर्त होती है जो लेटी हुई लाइनें होती है, यानी कि 7 होती है आवर्त, 18 होते हैं वर्ग। तो देखिए इसमें अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, दैट इज़ ए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या का यहाँ पर जो है क्या रहता है, तो परमाणु त्रिज्या जो है डिक्रीज हो जाती है, यानी कि एटॉमिक जो रेडियस होती है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, तो देखिए एटॉमिक रेडियस गोज ऑन द डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज, क्या होती है, परमाणु संख्या का मान बढ़ते जाता है, विच मीन्स द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स इंक्रीजेज, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस वजह से जो है यहाँ पर रेडियस जो है घटती जाती है, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव श्वसन प्रणाली का एक घटक है, दैट इज ए कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पर कौन सा यहाँ पर एक घटक है, तो डायफ्राम इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जीवाश्म ईंधन का एक एग्जाम्पल है, यानी कि दैट इज अ फोजिल फ्यूल का एक फॉलोइंग एग्जाम्पल्स है। तो देखिए कोयला और पेट्रोलियम इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि फोजिल फ्यूल बोलते क्या है कि ज़मीन के नीचे बहुत सालों तक जो है रहते हैं, तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो है ये जो है आपको बनते हैं जीवाश्म ईंधन, तो इस वजह से कोयला और पेट्रोलियम इसका सही उत्तर होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लकड़ी से, तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल नहीं है, तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर 1 और 2 सही होगा, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं किए गए कार्य W और आवेश Q के बीच संभावित जो है अंतर के बीच क्या संबंध है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट V, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क W एंड चार्ज Q, इसके बीच में संबंध क्या है। तो देखिए V इजकल टू WQ होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इजकल टू वर्क बाई यहाँ पर चार्ज। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाई चार्ज होती है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि V इजकल टू W/Q, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये रिलेशन पे आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। अब आपका काम बचा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को देखिए शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।